बच्चों, आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं ना, वो साइंस का एक बहुत ही खूबसूरत फिनोमिनन है जिसको हम शुरू कर रहे हैं। और अगर आप जैसे-जैसे आप इसके एडवांस में चलते चले जाओगे इस कॉन्सेप्ट के, आपको समझ में आ जाएगा रेनबो कैसे बनता है, रेनबो इसी शेप में क्यों बनता है, ठीक है? बहुत स या और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कि हमें पेंसिल मुड़ी हुई क्यों नज़र आती है। तो उन सब कॉन्सेप्ट्स को पहुँचने के लिए तक पहुँचने के लिए हमारे पास जो बेसिक है, सबसे पहले आज हम उससे शुरू कर रहे हैं। वो बेस क्या है कि अगर हमारे पास कोई प्लेन मिरर है या स्फेरिकल मिरर है या लेंस है, अभी हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स और लेंसेज क्या चीज़ होती हैं, उनमें इमेज कैसे फॉर्म होती है। अब इमेज जब फॉर्म होगी तो डेफिनेटली तब फॉर्म होगी जब उसमें से लाइट पास करेगी। तो लाइट को समझना पड़ेगा कि वो मिरर और लेंस में से कैसे पास करती है। उसके बाद ही हमें समझ में आएगा कि उस तरह से पास करने के बाद वो इमेज कैसे फॉर्म करती है। सो लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल टॉपिक। तो लेकिन उसमें सबसे पहले जो चीज़ हमें समझनी होगी वो ये समझनी होगी कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्लास एंड मिरर। अब देखो, आपने कोई भी एक देखो, यहाँ पर मैंने ये 2 डायमेंशनल एक रेक्टेंगुलर पीस लिया हुआ है जो कि पेपर में मुझे एक लाइन की तरह नज़र आ रहा है। तो आप ये देखो कि आपके पास कोई रेक्टेंगुलर पीस है ग्लास का और आपने उसके ऊपर लाइट डाली और लाइट उसमें से सीधी क्रॉस चली गई। बट अगर वही आप उसकी एक साइड को पॉलिश कर देते हो, तो वो जो लाइट रे है ना, उसमें से जाएगी नहीं। वो रे है क्योंकि यहाँ पर पॉलिश सरफेस है, वो मुड़ जाएगी। तो वही ग्लास जिसमें से लाइट बिल्कुल सीधी जा रही थी, एक साइड से पॉलिश करने के बाद बन गया मिरर। ये भी वही रेक्टेंगुलर पीस है जिसकी मैंने पूरी की पूरी एक जो बैक थी उसको पॉलिश कर देते हैं अगर, तो वो मिरर बन जाता है। ओके, ये तो हो गया डिफरेंस बिटवीन प्लेन ग्लास एंड प्लेन मिरर। अभी मैंने प्लेन क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि हम स्फेरिकल मिरर्स भी लेंगे, वहाँ पर ये जो इसका सरफेस होगा वो स्फेरिकल होगा, यहाँ पर प्लेन है। अब प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, अब बात यह है कि अगर इनसे से लाइट रेज पास करेंगे तो वो कैसे पास होंगी। देखो, रे, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ रे की। रे में और बीम में फ़र्क है। बीम में बहुत सारी रेज़ आती हैं, रे में हम सिर्फ एक रे की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपकी लेज़र में से एक रे निकलती है। अगर मान लो सपोज़ ये मेरे पास ग्लास है और ग्लास में से मैंने रे को डाला, तो वो जैसे डाली है ना, सीधी की सीधी वैसे निकल जाएगी। यहाँ से देखो, ये डाली, ये सीधी की सीधी ऐसे निकल गई। सीधी डाली, वो भी सीधी निकल गई। पर यही जो रेक्टेंगुलर सा ग्लास का पीस है, मैं अगर उसको साइड से एक साइड से हम पॉलिश कर देते हैं, अब हम जो रे डालेंगे ना, वो निकलेगी नहीं क्योंकि क्या है, सरफेस पॉलिश्ड है, वो मुड़ जाएगी। ठीक है? और जहाँ से वो निकलेगी और जहाँ से वो मुड़ेगी, उसके बीच में हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है जो कि परपेंडिकुलर है उस ग्लास के, और ये हम हर केस में ऑलवेज ड्रॉ करेंगे क्योंकि यही लाइन जो कि परपेंडिकुलर है और हम साइंस में इसको नॉर्मल के नाम से कहेंगे, वो ही हमें प्रॉपर्टीज बताएगी कि रेस कैसे जाती हैं और फिर ये कैसे वापस आती हैं। उसमें आप सबसे पहले देखो कि जो रे आप डालोगे मिरर के ऊपर, उसको हम हमेशा नाम देंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी उसको आप नाम दोगे रिफ्लेक्टेड रे। करेक्ट? ओके। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक वर्ड कहा रिफ्लेक्टेड, तो क्या कोई और भी वर्ड है? यस, दो वर्ड्स हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। उनका मतलब क्या है? देखो, ये तो आपके पास एक 2 डायमेंशनल ग्लास का एक टुकड़ा है, एक साइड से पॉलिश किया और वो बन गया मिरर। तो हमने जो एक इंसिडेंट रे डाली थी, ये हमने बना दी नॉर्मल, वो रिफ्लेक्ट होके निकल आई वापस। लेकिन अगर हमारे पास ये, जैसे आप ये देख रहे हो, कर्व सी सरफेस है और इसमें हमने दो पॉलिश सरफेस को आपस में जोड़ दिया है, तो जब रे ऑफ लाइट इसके अंदर जाएगी, सपोज आप इसके अंदर यहाँ से एक रे ऑफ लाइट डालते हो, यहाँ से कोई इसको, तो ये वापस नहीं आएगी, नो, रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। ये दूसरी साइड निकलेगी तो सही, लेकिन सीधी नहीं निकलेगी,
कोई ना कोई एंगल फॉर्म करती हुई निकलेगी। दिस इज रिफ्रैक्शन। व्हाट इज दिस? दिस इज रिफ्रैक्शन। अभी इसको, ये तो चलो एक लेंस था, अब यही आप एक ग्लास स्लैब का टुकड़ा देख लो। दिस इज 3 डायमेंशनल स्लैब है ये, यहाँ पर ये रेक्टेंगल नहीं है, स्लैब है। तो रिफ्रैक्शन आपको मोस्टली 3 डायमेंशनल में मिलेगा, क्योंकि इसके लिए रिफ्रैक्शन के लिए क्या ज़रूरी है कि 2 डिफरेंट डेंसिटीज़ के मीडियम्स हों। अब जैसे इस ग्लास के अंदर का जो पार्ट है वो ज़्यादा डेंस है स्लैब के अंदर का, लेकिन जो बाहर का पार्ट है एयर, वो उसके कंपैरिजन में लेस डेंस है, यहाँ पर होगा रिफ्रैक्शन। लेकिन अगर सेम मीडियम से सेम मीडियम में होता है, जैसे यहाँ से ये पूरी रिफ्लेक्ट होके आ रही है, दिस इज रिफ्रैक्शन। नॉर्मल तो भाई हर जगह ही जाएगा, दिस इज नॉर्मल। तो अगर आपने यहाँ से लाइट डाली है एक पर्टिकुलर एंगल इंसिडेंस पर, रिफ्लेक्ट नहीं करेगी वो, क्योंकि ये पॉलिश्ड नहीं है ना, वो जाएगी तो सही, लेकिन उसका ये और ये सीधी नहीं होगी, मुड़कर जाएगी। दैट इज रिफ्रैक्शन। सबसे पहले जो हम कंसेप्ट पूरी तरह से लेने वाले हैं, दैट विल बी ऑफ रिफ्लेक्शन। उस केस में देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन है क्या और उसके लॉज क्या क्या हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? पहले बात तो हम अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ने से पहले एक बार इसकी टर्म्स देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। ये वो इंसिडेंट रे है जो हमने मिरर पे डाली है, और ये वो रे है जो रिफ्लेक्ट होके आई है। ठीक है, तो अगर मैं इसको नाम दूं ए बी और ये रे हो गई ए सी। रे का मतलब क्या है? एक साइड एरो। तो इसमें ए बी है आपके पास इंसिडेंट रे, AB is incident ray, AC is reflected ray, reflected not refracted, reflected ray। इसमें जो I है, एंगल I, that is angle of incidence which the line makes with the normal on the mirror, है ना। मिरर के ऊपर आपने नॉर्मल ड्रॉ करना है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन हमेशा उस नॉर्मल और उसके बीच में काउंट होगा। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल ऑफ आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए देखो, हम पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। सपोज ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है और ये मेरे पास मिरर है, और उसने मुझे ये वाला एंगल दे रखा है 35 डिग्री, और उसने मुझसे पूछा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, तो बच्चे झट से बोल देंगे 35 डिग्री। नो, दिस इज नॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज विच द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल ड्रॉन ऑन दैट मिरर। तो आप 90 में से 35 को पहले माइनस करो, माइनस 55 एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा 55 डिग्री। तो पहले ध्यान से देख लो कि उसने जो एंगल दिया है वो कहीं मिरर और इंसिडेंट रे के बीच में तो नहीं है। दैट विल नॉट बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। अब लॉज क्या कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, करेक्ट। एंड फर्स्ट हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल हमेशा सेम होंगे। सेकंड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal all lie on the same plane. Incident ray, reflected ray and normal all lie on the same plane। यहाँ पर वो प्लेन क्या होगा? मिरर। ठीक है, ये लॉज हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह फॉलो होंगे, फिर वो चाहे प्लेन मिरर होगा या स्फेरिकल मिरर होगा। इसीलिए इन लॉज को अच्छे से याद कर लो, क्योंकि जब हम स्फेरिकल मिरर्स में इमेजेस बना रहे होंगे तो वहाँ पर भी हम इनको यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर प्लेन मिरर होगा तो इमेजेस कैसे बनेंगी। ओके, ये मैंने पेंसिल ली है, एक्चुअली दिस इज़ क्वारंटीन टाइम और मैं मार्केट नहीं जा सकती हूँ कंपस लेने के लिए, सो मैंने एक ये टेम्परेरी कंपस क्रिएट कर लिया है जो मुझे स्फेरिकल मिरर्स के लिए यूज़ करना होगा। अब मिरर बनाने के लिए
सबसे पहले पॉलिश कर दिया। ये मैंने पिन साइज ऑब्जेक्ट रखा है। देखो सबसे पहले मैं पिन साइज ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। दिस इज पिन साइज ऑब्जेक्ट। जैसे सपोज मेरे को कोई पिन की इमेज देखनी है और यहाँ पर जो मैं रखूँगी सेकंड केस में, वो मैं कोई पेन या पेंसिल या कैंडल कुछ भी जिसकी एक पर्टिकुलर हाइट होगी। लेट ए बी दैट ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब मैंने जो यहाँ एरो बनाया है, इसका मतलब जो ए बी ऑब्जेक्ट है वो मैंने ऐसे सीधा करके रखा हुआ है, मतलब उसका टॉप ऊपर है और बेस यहाँ इस एक्सिस के ऊपर है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब इमेज कैसे बनेगी? देखो, प्लेन मिरर का रूल तो वही रहेगा। क्या होगा कि जो रे अब पीछे से इसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है ना, वो तो हर एंगल से आ जो इसके ऊपर लाइट पड़ रही है वो हर एंगल से आ रही है, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं रेस को कंसीडर करूंगी जो मुझे हेल्प कर रही होंगी इमेज फॉर्मेशन में। तो पहली रे तो मैं लेती हूँ, जो कंसीडर कर रही हूँ वो ये है कि पीछे से आ रही है, इसके ऊपर पड़ी और ये यहाँ से निकल गई सीधी। एक और क्या बात बहुत ध्यान रखनी है, स्केल को ऐसे रख लो, ये जितना डिस्टेंस इसका इधर से होगा उतनी ही ये यहाँ पर आगे जाएगी। तो सपोज ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर तक ही आगे जाएगी। दूसरी रे मैंने ऐसी ली जो सीधी नहीं पड़ रही है, सपोज यहाँ से आके पड़ रही है। ये तो ये पड़ रही थी ऐसे सीधी, ये दूसरी रे है जो यहाँ से आके पड़ रही है। अगर वो यहाँ से पड़ेगी तो यहाँ वो कोई देगी आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इस रूल के अकॉर्डिंगली, वहाँ पर हमें नॉर्मल भी डालना पड़ेगा। और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी उसमें ये एंगल और वो एंगल बनेगा सेम। नाउ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप इम्पॉर्टेंट इसमें समझ लो कि ये रेज आ रही थी सीधी की सीधी, इसलिए मैंने इसको डॉटेड नहीं बनाया, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड रे है और इसकी इमेज बननी है, तो मुझे इसको टूवर्ड्स अदर साइड एक्सटेंड करना पड़ रहा है, इसलिए मैं इसको बनाऊंगी डॉटेड। करेक्ट? तो जहाँ पर भी दो रेज मिलती हैं वहीं पर इमेज बनती है। वैसे तो जहाँ पर भी बहुत सारी रेज मिलती हैं, पर यहाँ मैंने दो रेज इसलिए कहा क्योंकि हम दो ही रेज को ले रहे हैं और दो ही रेज की बात कर रहे हैं। तो ये बन गई जी इमेज। अगर ए आपके पास पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट था तो ये बी बन गई उसकी इमेज, या आप इसको यहाँ कह लो ए डैश। ठीक है, अब इसके रूल्स क्या क्या हैं देखो। अगर सपोज मैं इस पॉइंट को लूँ ओ, तो ए ओ इज इक्वल टू ओ ए डैश होगा, है ना। यानी कि जितना ऑब्जेक्ट इमेज से दूर है उतना ही इमेज भी मिरर से दूर होगा। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होगा। अब यहाँ पर आपने अभी हमने देखा कि इसको 3 सेंटीमीटर लिया है, तो सपोज उसने मुझे कहा कि डिफरेंस बिटवीन, मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन ले रही हूँ, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड image is 6 centimeter. So what is the distance of object from mirror? तो डेफिनेटली अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है तो ये उसका एग्जैक्ट मिडिल पार्ट होगा, तो दैट विल बी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब मैं लेती हूँ एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि थोड़ा सा, जिसकी अपनी एक हाइट है, जो कि इस तरह से पॉइंट साइज नहीं है। तो ये मैंने लिया, पहली रे तो यहाँ पीछे से ही आ रही है, वही जैसे आ रही थी, वो तो गई ये, और ये पहुँच गई यहाँ पर सीधी। तो इसका भी डिस्टेंस हम देख लेते हैं ताकि हमसे मिस्टेक ना हो। सो दिस इज़ 2.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा, और यहाँ पर भी मैं 2.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा ले लेती हूँ। ये आ गया आपका, ये तो बन गया इस पॉइंट का यहाँ पर रिफ्लेक्शन। अब एक यहाँ से कोई ऐसी भी होगी जो एंगल पे जाएगी, एंगल पे जाएगी तो हमें नॉर्मल भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हो गया इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो मैं मेजर नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई नो द रूल्स, तो मुझे भी पता है कि उसको यहाँ जाके मिलना है, तो मैंने पहले स्केल ही कुछ ऐसे रख लिया है कि इधर से वो नॉर्मल के साथ है, इधर से इस पॉइंट के साथ है। मुझे पता है कि इसने यहाँ आ जाके यहीं पहुँचना है, तो मुझे एंगल को इक्वल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बन गई बी पॉइंट की इमेज बी डैश के ऊपर।
अब लेकिन ये सिर्फ एक तो है नहीं इसके ऊपर पॉइंट, ये तो पूरा का पूरा ए से बी तक का है। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे ए से भी सेम टाइप के पॉइंट्स बनाने चाहिए। तो मैं ए से भी बना लेती हूँ। देखो यहाँ मैं ए से दे रही हूँ, यहाँ पर लाइट, ये आया इंसिडेंट लाइन, ये मैंने यहाँ से ड्रॉ करी नॉर्मल, और ये जब रिफ्लेक्ट होके आएगी इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस भी होगा सेम। सो ये जब रिफ्लेक्ट होके आएगी, ये आएगी आपकी यहीं पर। सो मैंने, क्योंकि ये मैं रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड कर रही हूँ इसलिए डॉटेड डाला है, और ये चली गई इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, ये इसकी इंसिडेंट और ये इसकी रिफ्लेक्टेड, और ये बन गई इसके इमेज ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ये पॉइंट साइज की है और ये एक पर्टिकुलर लेंथ के ऑब्जेक्ट की है। अब आप एक बात देखो, ये तो आपको समझ में आ गया कि डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, आप देख रहे हो एक चीज इसके अंदर कि जो इसकी इमेज है वो टूवर्ड्स पॉलिश साइड है, पीछे है, यानी आप जब मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप देखते हो कि जो आपकी इमेज होती है वो पीछे बन रही होती है, इमेज मिरर के उतने पीछे जहाँ से पॉलिश सरफेस एक्चुअल में होती है, वॉल होती है, तो वहाँ कहीं इमेज दिख रही होती है। सो दैट इमेज इज नोन एंड बिहाइंड द स्क्रीन। जब इमेज पॉलिश्ड साइड पे बन रही है तो दैट इज बिहाइंड द स्क्रीन। ये तो फ्रंट ऑफ द स्क्रीन है ना, पीछे बन रही है तो बिहाइंड द स्क्रीन हो गई, पॉइंट 1। दूसरी बात, आपने देखा है कभी मिरर के सामने खड़े होके कि आपको लेफ्ट हैंड राइट लग रहा होता है, राइट हैंड लेफ्ट लग रहा होता है, तो क्या हम इस इमेज को उल्टा कहें? नहीं, इमेज तो उल्टी नहीं है। उल्टी इमेज का क्या मतलब है कि सिर नीचे पैर ऊपर। दिस इज लेटरली इन्वर्टेड, मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। तो ये जो इमेज है ये लेटरली इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड नहीं है ना, लेटरली इन्वर्टेड है। तो इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो इमेजेस ऑफ द सेम साइज, की जितना बड़ा, जितनी मेरी हाइट है ना उतनी मुझे इमेज दिख रही होगी, बड़ी या छोटी नहीं दिखेगी, इसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। वर्चुअल का मतलब नॉट रियल, मतलब बिहाइंड द स्क्रीन, जो हमने अभी डिस्कस किया कि हम जहाँ पर पॉलिश साइड होती है हमें उस साइड दिख रही होती है। इरेक्ट मतलब सीधी। फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। लेटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट राइट जो है, लेफ्ट का राइट दिख रहा है, राइट का लेफ्ट दिख रहा है। एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर। तो जो ये डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस उसके इक्वल होगा। ये तो हुई प्लेन मिरर की बात। अब आते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। सी, ये मैंने 2 डायमेंशनल पे बनाया है, लेकिन आप इमेजिन करो कि ये एक स्फीयर है ना, स्फीयर ये बनाया हुआ है। स्फीयर को क्या किया मैंने, इतने और इतने पार्ट को तो दिया काट, वो जो काटा हुआ पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये रहा, और इतने पार्ट को काटा, वो पार्ट ये रहा स्फीयर में से, ये बन गए ग्लासेस। क्यों ग्लासेस? क्योंकि अभी एक साइड से पॉलिश नहीं है। अब हमने इन दोनों को राइट हैंड साइड से पॉलिश कर दिया। राइट हैंड साइड से क्यों किया? देखो, इसके 2 तरह के मुझे इसके अंदर मिरर मिल गए हैं। जब मैंने इसको राइट हैंड साइड से पॉलिश किया तो जो इसकी ये वाली सरफेस थी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये कर्व्ड है, इनसाइड है, ये बल्ज्ड है। लेकिन इस पर्टिकुलर मिरर में जो इनवर्ड वाली सरफेस है वो आपकी पॉलिश्ड है, और जो बल्ज्ड वन है वो पॉलिश नहीं है। तो इससे हमें 2 डिफरेंट टाइप के मिरर हैं। ये वाला जो मिरर है, दिस इज कनकेव मिरर and this is convex mirror। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो हो गए मिरर्स। हमने स्फीयर लिया, स्फीयर को इधर से अलग से काट दिया, इधर से अलग से काट दिया, हमारे को 2 ग्लासेस मिल गए। दोनों को हमने डिफरेंट साइड से, एक को बर्ड साइड से और एक को जो इनवर्ड साइड है उससे पॉलिश कर दिया, तो हमें मिले 2 तरह के मिरर्स। वन इज कनकेव मिरर, अदर इज कन्वेक्स मिरर। अब मैंने 2 कनकेव मिरर लिए, उनकी जो पॉलिश साइड थी उनको एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। तो क्योंकि ये कनकेव मिरर की साइड्स को जोड़ा है तो ये आपके पास बन गया कनकेव लेंस। ये मेरे पास कन्वेक्स मिरर था। आप इमेजिन करो एक और मिरर लिया और ऐसे 2 मिरर मैंने आपस में जोड़ दिए, तो ये मेरे पास बन गया कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर्स और लेंसेज में हम जिनको स्टडी करेंगे, हमारे पास और भी हैं, प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कनकेव, कनकेव
कनकेव और कन्वेक्स, बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल आपने लेसन को थोड़ा सिंपल रखते हुए कनकेव कन्वेक्स और मिरर और कनकेव कन्वेक्स लेंस की ही बात कर रहे हैं, जिनको हम स्फेरिकल मिरर्स में कंसिडर करेंगे। ओके, कम टू नेक्स्ट पार्ट। इमेजेस बनाते हुए जो हम टर्म्स यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर, उसको देख लेते हैं ताकि हम जब बार बार उनको बोलें तो हमें पता हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस? दिस सरफेस, ये जो अंदर की साइड है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। पॉलिश सरफेस कौन सी है? जिसको हमने ग्लास को एक साइड से पॉलिश कर दिया था, ये वाली पॉलिश सरफेस हो गई। व्हाट इज पोल? अब जब मैं यहाँ पर डालूंगी, ये मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितनी है? यहाँ से यहाँ तक, दिस इज इट्स अपर्चर, ठीक है। इसका जो सेंटर होगा वो होगा पोल, करेक्ट। और उस पोल से पास करती हुई जो लाइन होगी परपेंडिकुलर, वो होगी आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस। अब व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? देखो, मैंने क्या किया था, इसको मिरर को जब बनाया था, इस मिरर को जब मैंने बनाया है तो इसको मैंने एक सर्कल में से काटा है ना। तो अगर ये जब कटा हुआ नहीं था तो इस सर्कल का जो रेडियस था, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज रेडियस ना। और ये वाला जो था, इसका सेंटर, सेंटर इज पॉइंट एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लेंथ। तो जो सेंटर, ये उस सर्कल का हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसमें से ये वाला मिरर बना है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा हो गया कि सपोज मैं इसका पूरा मिरर ले लूं, तो जो उसका सेंटर होगा दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो उसका, अब उसका अगर मैं हाफ ले लेती हूँ, दैट इज फोकस, है ना। तो फोकस कौन सा पॉइंट होगा? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आधा होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, मिरर और लेंस, लेंस में भी यही रहने वाला है, एंड इट इज नॉट पार्ट ऑफ द मिरर। देखो, ये मिरर के ऊपर नहीं है, ये उसके बाहर लाई कर रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर और लेंस इज अ पार्ट। देखो, अगर मैं इस फिगर के ऊपर उनको ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लेंथ, और सेंटर इज दैट पॉइंट। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? सी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास क्या है? सी पी। फोकस जो है हाफ एकदम एग्जैक्ट मिडल में है, तो इसको मैं r/2 भी लिख सकती हूँ। एंड फोकल लेंथ इज दिस, जिसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एफ पी इज फोकल लेंथ, ठीक है। तो जब हम फोकल लेंथ की बात करेंगे, आप स्मॉल f डालोगे, और जब हम इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे तो आप कैपिटल F डालोगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ओके, अब इसको हम इमेजेस बनाते हुए देखेंगे कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी हम इमेज बनाने वाले हैं, उसको हम जहाँ पर रखते हैं, सपोज मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा, तो यहाँ से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना। सपोज मैं इस पॉइंट को नाम दे रही हूँ ए, तो यहाँ पर जो ए पी होगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, और उसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? स्मॉल यू से। और जो इमेज बनेगी, अभी हमें नहीं पता कहाँ बनेगी, तो अभी मैं रैंडम ही ऐसे एक इमेज बना रही हूँ। सपोज ये बन गई, तो वैसे इसमें ऐसी बनती नहीं है, पर आप ये देख सकते हो कि ये सपोज अगर ये इमेज है और मैंने इसको पॉइंट को नाम दिया ए डैश, तो जो पी ए डैश होगा वो होगा आपका इमेज डिस्टेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वी से। तो सपोज अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, ये वी बनेगा, और अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो इसको मैं स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करूँगी। हम इमेजेस स्टार्ट करें, इससे पहले आप टर्मिनोलॉजी को अच्छे से याद कर लो, ताकि आपको बीच बीच में वापस जाके देखना ना पड़े कि क्या है। नाउ दिस इज मैग्निफिकेशन। वो क्या है? इमेज का साइज एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो, ऑब्जेक्ट तो हमें कभी 2.1 सेंटीमीटर का मिल जाएगा, कभी 2 मिल जाएगा, जितने का भी हम मिलेंगे, हम ऑब्जेक्ट के साइज को हमेशा 1 यूनिट मानेंगे। वो 1 यूनिट कितना भी हो सकता है, कितने भी मर्जी सेंटीमीटर, कितने भी मर्जी मीटर, तो हम उसको हमेशा 1 यूनिट कहेंगे। उससे हमारे को क्या फ़ायदा है?
कि जब हम उससे साइज ऑफ इमेज को कंपेयर कर रहे होंगे तो हम ये कह सकते हैं ग्रेटर देन 1, स्मॉलर देन 1। इसका मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी होगी या ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। तो 1 मिनट को रुको, इस टर्मिनोलॉजी को आप कॉपी में लिख लो जिसके अंदर आपने इस चैप्टर को करना स्टार्ट किया है, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब देखो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या हैं बेटे। रूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए इमेजेस बनाने वाले हैं। हम रेज की बात करेंगे, बीम की बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर रेज को लेंगे क्योंकि हमारे को एक एक रे को कंसिडर करना है। हम बीम को नहीं लेंगे, बीम में बहुत सारी रेज होंगी तो हम उनको स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो हम रेज की बात करते हैं। देखो, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस, हम इसमें 3 रेज लेंगे। टोटल हम इसके अंदर कितनी रेज की बात करेंगे? 3 रेज की बात करेंगे। जो फर्स्ट रे है, हमने अगर उसको डाला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट रे जो है, रे है हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप देखो कि ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, इसकी छोटा सा पार्ट अगर मैं ले लूं तो ये आपको रिफ्लेक्टिंग ना लग के एक प्लेन मिरर टाइप लग रहा है, स्फेरिकल ना लग के। तो ये प्लेन मिरर के लॉज को ही फॉलो करेगा। तो डेफिनेटली अगर मुझे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे जाना है तो ये बना दिया जी मैंने इसके ऊपर नॉर्मल। ये अगर ऐसे गई है तो ये रिफ्लेक्ट होके आएगी, ठीक है। ये किस पे आएगी? फोकस पे। अभी तक आप समझ चुके हो व्हाट इज फोकस। तो अगर मैंने रे ऑफ लाइट पैरेलल डाली है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाली है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन it will pass through focus, it will pass through focus, ठीक है। ओके, सेकंड केस में देखो कि अगर आपने इसको पोल पे डाला है, सपोज पोल पे डाला है, तो ये ऐसे की ऐसे ही वापस आ जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो ये यहाँ भी फॉलो हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब दूसरी चीज देखो कि अगर सपोज आपने यहाँ से ये तो फोकस था ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था। अगर आप यहाँ से रे ऑफ लाइट डालोगे तो वो जाएगी, इसको 90 डिग्री पर ही जाएगी और यहीं से वापस आ जाएगी। तो इंसिडेंट रे फ्रॉम सेंटर ऑफ curvature bounces back at same path, सीधे के सीधे उसी पाथ के ऊपर वापस आ जाएगी, ठीक है। थर्ड रे लेते हैं अब हम। थर्ड रे, अगर आप रे को फोकस पे डालोगे, जैसे यहाँ से जब रे इसके ऊपर डाली तो कुछ इस तरह से डाली कि वो फोकस से पास कर रही थी, तो ये छोटा सा पार्ट बन जाएगा उसका प्लेन मिरर और ये यहाँ से चली गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इफ इंसिडेंट टू फोकस, इफ ray is incident to focus, it will reflect parallel to principal axis। तो अभी जो हम इमेजेस बनाने वाले हैं उसमें हम इमेजेस में से ये तो पक्का लेंगे ही लेंगे, पहले वाला कि जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे उससे हम एक ले पैरेलल डाल देंगे, उसको फोकस से पास करा देंगे। दूसरी रे हम ये वाली भी ले सकते हैं कि हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाला और वहीं से वापस आ गई, या हम ये भी ले सकते हैं कि हमने फोकस से डाला और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ गई। तो हम एनी 2 रेज लेंगे, जहां पर वो 2 रेज मिलेंगी वहां पर बन जाएगी इमेज। Isn't it interesting? Very interesting। तो ये रूल 1 हो गया, ये हमारे पास सेकेंड रे हो गई और ये हमारे पास थर्ड रे हो गई। यू नो दिस इज जनरल रूल। तो जो हम सेकेंड रे लेने वाले हैं वो ये वाली लेंगे। तो वी विल टेक रे 1 एंड रे 2 और रे 3, इन दोनों में से कोई एक लेंगे। रे 1 तो पक्का लेंगे, रे 2 और रे 3 में से कोई एक लेंगे। द इमेज विल फॉर्म, कहां पर इमेज बनेगी?
जहाँ पर वो दोनों मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी इमेजेस हम बनानी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लें कि इमेजेस कितनी तरह की होती हैं। वर्चुअल इमेज, अभी हम जब प्लेन मिरर को देख रहे थे तो हमने उसमें देखा था व्हाट इज वर्चुअल इमेज, विच इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर ना, तो मतलब कि वो रियल नहीं है और यूजुअली इरेक्ट होती है। मैं इरेक्ट ही होती है, बट फिर भी मैं यूजुअली वर्ड डाल रही हूँ क्योंकि कई बार हम देखेंगे कि बिहाइंड द मिरर भी नहीं बनी है ना, लेकिन फिर भी इरेक्ट है, तो हमारे को हर चीज़ को ना हमेशा एक एक्सेप्शन के साथ भी लेकर चलना चाहिए। इमेजेस विच आर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन एंड आर इन्वर्टेड, मतलब जो स्क्रीन के ऑन द स्क्रीन का मतलब, यहाँ पर ऑन द स्क्रीन का मतलब इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन भी है, इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन भी है ना। ऑन द स्क्रीन का बेसिकली यहाँ पर मतलब है इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, और वो हमेशा उल्टी बनती है। जैसे कि अगर आपने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो इमेज ऐसे बनेगी, इसमें आपने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो इमेज भी सीधी बनेगी। अभी तक हमने इसमें एक बार भी नहीं कहा सेम साइज, तो बड़ी छोटी हो सकती है। अगर ऑब्जेक्ट सीधा तो इमेज भी सीधी, ऑब्जेक्ट सीधा इमेज उल्टी, तो वो हो गई रियल इमेजेस। तो हम जनरली इसलिए ना इकट्ठे पढ़ेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि वर्चुअल इमेजेस इरेक्ट ही होते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड क्योंकि रियल इमेजेस इन्वर्टेड ही होती हैं। यहाँ तो क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो हमने इसको इस तरह से पूरा नहीं लिखा, सिर्फ इमेजेस को लिया है। ठीक है, अब इमेजेस बनाने में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप परफेक्ट मिरर बनाओ। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस ही प्रॉपर नहीं होगा तो हम रे जो डालेंगे वो भी ढंग से नहीं जाएगी और ना ही वो ढंग से आके मिलेगी। सो आप सबसे पहले लो स्केल, ये हमारी टेम्पररी कंपस, ये आपने लिया एक, यहाँ पर अगर आपने परफेक्ट बनाना है मिरर को, क्लियरली नज़र आ रहा है आपको? ओके, सो ये मैंने लिया एक यहाँ से लेके 8 पर और 8 ही बना दिया इससे आगे, तो ये हो गया टोटल 16। करेक्ट? क्या मैंने किया है, 8 सेंटीमीटर यहाँ पर लिया है, 8 सेंटीमीटर इसके आगे, 8 सेंटीमीटर इसके पीछे। अब फिर आपने क्या किया, एक आपने ये उठाया स्केल को और यहाँ पर रख दिया 6 के ऊपर और 3 पर लगा दिया एक मार्क और एक मार्क लगा दिया 6 के ऊपर। परफेक्ट। इसी तरह से यहाँ से आपने रखा 6 के ऊपर, एक मार्क लगा दिया 3 के ऊपर, एक मार्क लगा दिया 6 के ऊपर। तो ये अगर 0 है तो ये तो मैं लेने वाली हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसको लेने वाली हूँ फोकस। ये मार्क्स आपके लग गए। फिर आपने क्या किया, यहाँ से क्योंकि आपने इसके अंदर देखो, अगर मेरे को ये डायामीटर ये लेना है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये लेना है, सपोज नॉट डायामीटर सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये लेना है 6 सेंटीमीटर, तो मैंने कंपस को खोला और 6 सेंटीमीटर पे लगा दिया निशान। ठीक है, और यहाँ से रख के ये रहा मेरा सेंटर और ये मैंने प्रॉपर इसके ऊपर रखकर ये बना दिया जी कनकेव मिरर। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि ऊपर नीचे का डिस्टेंस भी सेम हो जाए तो बेटर रहेगा। और ये मैंने कर दिया इसको पॉलिश। अगर आप पॉलिश नहीं करोगे तो आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो, आपका सारे के सारे मार्क्स कट जाएंगे क्योंकि तब वो रे रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी और आप इसको रिफ्लेक्टेडली दिखा रहे हो। ओके, इसको मैंने लिखा F बिकॉज इट इज़ फोकस, इसको मैंने लिख दिया C बिकॉज दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऐसा नहीं होगा कि रेज इधर हमें हो सकता है एक्सटेंड करके मिलानी पड़े, तो मेजरमेंट्स हम दूसरी साइड भी ले लेंगे, लेकिन क्योंकि वो हमारा एक्चुअल तो फोकस नहीं है, इसको हमने रख दिया F डैश और इसको रख दिया C डैश। ये होगा कि आप कैसे परफेक्ट मिरर को ड्रॉ करोगे। ठीक है, हम जब इमेजेस बनाएंगे तो यहाँ पर जो मैंने कन्वेक्स मिरर बनाया है, आप अभी ये मैं फर्स्ट लेसन जब ऑफ कर दूंगी तो आप 6 ऐसे मिरर्स बना के रख लोगे ताकि हम डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर उसके इमेजेस ले सकें। परफेक्ट। ओके, अब मुझे क्या करना है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, F डैश और C डैश। और एक चीज मुझे सीखनी है, देखो आप इस पोल को मानो एक कार्टेशियन प्लेन का ओरिजिन।
एक हम न्यू बड़ा ही सुंदर टॉपिक शुरू करने वाले हैं, साइन कन्वेंशंस। जैसे अगर मेरे पास ये पोल है, ठीक है, तो इसको आप मानो ये रहा, सपोज आप इमेजिन करो ये रहा आपके पास मिरर। अब कार्टेशियन प्लेन क्या कहता है कि जैसे जैसे आप ऊपर चलोगे या राइट पे चलोगे, साइन रहेगा हमेशा पॉजिटिव, और जैसे जैसे आप नेगेटिव चलोगे और नीचे चलोगे साइन जाता है नेगेटिव। तो जहाँ जहाँ हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे अब हमें क्या होगा, हर जगह प्लस माइनस साइन भी उसको देना पड़ेगा, जिसको हम यहाँ पर नाम देते हैं साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस, ठीक है, तो उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। सो आज का फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने सिर्फ बेसिक्स को समझा है, दैट इज ओवर। जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो बिल्कुल इसी मेजरमेंट्स की 6 इमेजेस, जैसे आपने एक ये बनाई, सपोज आप एक पेपर लोगे, एक यहाँ बनेगी एक यहाँ, ठीक है, बना लेना है। उनको आप यहाँ एक कॉर्नर में बनाओगे और साइड पर लिखने की जगह छोड़ोगे ताकि हमारे पास साइन कन्वेंशंस की जगह रहे, ठीक है। कैसे, एक मैं आपको रफ शीट पर बनाकर दिखा देती हूँ। सो बिफोर कमिंग टू नेक्स्ट क्लास आप ऐसे 6 मिरर्स बनाकर रखोगे और उसके साइड में इस तरह से ये सब डेटा लिख दोगे, इसमें हम प्लस माइनस साइन देंगे। ये होंगे आपके कन्वेक्स मिरर के इमेजेस। इस तरह के आप 6 इमेजेस बना के रखोगे, क्योंकि हम 6 डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे और फिर हम उसकी बनाएंगे इमेजेस। लेकिन उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट और करेंगे, वो भी नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जिंग मिरर एंड डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। ओके, अच्छे से इसको रिवाइज करो। इस पार्ट को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। हर टर्म को, हर मेजरमेंट को बहुत तरीके से देखना, तो बच्चों ये हो जाएगा बच्चों का खेल। पर अगर आप रिवाइज करके नहीं आए और आपको बार बार जाना पड़ा तो बिलीव में आपको हमेशा ये बहुत ही टफ कॉन्सेप्ट लगा रहेगा, जो सच में बिल्कुल भी नहीं है। सो आई होप कि आप मेरी बात को समझोगे और हर चीज़ को अच्छे से करके आओगे। ओके, बाय बच्चों।